नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं ग्राम सेवक के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अभी रीशेड्यूल भी आपका है। 9 जनवरी और 10 जनवरी को आपका ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है। उसके बाद 15, 16 और 17 जनवरी को आपका, या कहिए 16, 17 जनवरी को आपका MPSW फीमेल स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट और सुपरवाइजर ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज़ MD2 रीडर पब्लिकेशन पर चली हुई है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 32वीं वीडियो है। इसके अलावा 2-3 वीडियो हरियाणा जीके की मैराथन क्लास भी आई हुई हैं, जो आपकी जो सुनील बुरा सर है उनके द्वारा की गई हैं। तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है। वीडियो का या प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जाइए और चीज़ों को देखिए और अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ जो लैब अटेंडेंट का आपका एग्जाम है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, उसका सॉल्यूशन आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, या कोशिश करेंगे कल ही आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भाई पहली बार चैनल पर आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर जीके की क्विज तो होती रहती है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट भी मिलती रहती है। हरियाणा में फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की? नेकी राम ने, सर छोटू राम ने, पंडित सुशील शर्मा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जो फ्यूडल लीग थी, फ्यूडल लीग की जो स्थापना है वो आपकी सर छोटू राम ने की थी। और छोटू राम का जन्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये रोहतक के गढ़ी सापला गांव में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। 10 साल के बाद 1991 ईस्वी में इन्होंने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन भी लिया था और आगरा से इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, छोटू राम ने जो भाखड़ा बांध था उस पर जो समझौता किया था, किस राजा के साथ या किसके साथ उन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए थे? छोटू राम ने भाखड़ा बांध पर समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए बिलासपुर के राजा, ऑप्शन बी मंडी के राजा, ऑप्शन सी कांगड़ा के राजा, ऑप्शन डी सुकेत के राजा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आपका समय समाप्त होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर के राजा के साथ जो है छोटू राम ने जो है भाखड़ा बांध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर मैं बात करूँ शेख चिल्ली के मकबरे की, तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आपका पानीपत के अंदर स्थित है, या माफ कीजिए थानेसर के अंदर स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर स्थित है और इसको हमें हरियाणा का ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ साक्षी मलिक के रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा पदक जीता था? साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 3 सितंबर 1992, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1990, ऑप्शन सी 5 मार्च 1992, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1991। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। जिस भाई ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो इन प्रश्न को इजीली कर देगा और नए प्रश्न भी मैं साथ के साथ आपको लेकर आता रहता हूँ। तो आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 3 सितंबर 1992। 3 सितंबर 1992 ईस्वी को जो रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, उनका जन्म हुआ और रोहतक के मोखरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। निम्न में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती का निदेशक घोषित किया? गीता फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, या फिर विजेंद्र सिंह? तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका जो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर का जो आपका एग्जाम हुआ था HSSC के द्वारा, कौन सा इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, उसमें पूछा गया था। तो जो रोहतक विश्वविद्यालय है, MD यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो कुश्ती निदेशक कुश्ती का जो निदेशक घोषित किया गया वो साक्षी मलिक को किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर है सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा की टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए मेवात की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी यमुनोत्री की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी डगसई, ऑप्शन माफ कीजिए ऑप्शन सी डगसई, और ऑप्शन डी मोरनी की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि भाई हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मोरनी की पहाड़ियाँ से जो है हरियाणा की टांगरी नदी निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? कैथल, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले मारकंडा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मारकंडा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है
अगला प्रश्न हम देख ले, हाँ, घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका भिवानी। घग्गर जो नदी है वो भिवानी जिले के अंदर नहीं बहती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक माने जाते हैं देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह और सुनील दत्त। देखिए सुनील दत्त क्या है, इनका संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से, सुनील दत्त का यमुनानगर से ये प्रश्न पूछा जाता है। और दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से संबंध है इनका। और इसके अलावा मैं बात करूं, जगत जाखड़ जो हैं हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक माने जाते। देवी शंकर प्रभाकर निर्माता निर्देशक, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं। हाँ जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ पर स्थित है? रोहतक के अंदर, करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मैंने कहा, तो पुरानी वीडियो जिस भाई ने देखी वो इजीली कर लेगा। तो मैंने इसमें ट्रिक भी आपको बताई थी कि बफेलोज अगर आता है तो हमारा ये हिसार के अंदर स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज ये हमारा हिसार के अंदर स्थित है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित हैं? हिसार, सोनीपत, सिरसा और रोहतक। तो फ्रेंड्स हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा सीटें हैं? वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित हैं। हिसार में जो विधानसभा सीटें हैं वो 7 हैं, सोनीपत के अंदर 6 हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अगर यहाँ पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बात आती तो हमें ये जान लेना आवश्यक हो जाता कि भी हमारे कृषि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री कौन है? वो हमारे जेपी दलाल या कृष्ण जो है जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल हमारे कृषि एवं पशुपालन डेयरी विभाग के मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख में जो मवेशी या पशु हैं उनको शामिल करने का निर्णय लिया है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हरियाणा राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो हरियाणा राज्य के पूर्व में जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भी जो हमारी पुस्तक है या बुक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? वो स्वामी दयानंद जी हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। गुजरी महल कहाँ है हमारा? गुजरी महल हमारा हांसी हिसार के अंदर स्थित है। और भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हरियाणा से कितने मंत्री? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑप्शन ए नंबर 1, 2, 3 या 4। तो फ्रेंड्स हरियाणा या भारत सरकार के अंदर हरियाणा से कुल हमारे 3 मंत्री हैं जो केंद्र में मंत्री है। सबसे पहला नंबर आता कृष्णपाल गुर्जर जी का, ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री हैं, राज्य मंत्री। और कृष्णपाल गुर्जर जो हमारे वो कहाँ से बने हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से एमपी हैं। दूसरे मंत्री रतनलाल कटारिया जी, ये कुरुक्षेत्र से बने हुए, माफ़ कीजिए, रतनलाल कटारिया अम्बाला से बने हुए हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तीसरे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, ये गुड़गांव से बने हुए हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं। कहाँ से बने हुए हैं राव इंद्रजीत सिंह? गुरुग्राम या गुड़गांव से बने हुए हैं। और ये जो 2019 के अंदर जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, कौन सी लोकसभा के लिए हुए थे? ये 17वीं लोकसभा के लिए हुए थे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आई थी, एनडीए की 353 सीटें आई थी। और मैं बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 92 सीटें आई थी, यूपीए की 91 सीटें आई थी। और ये जो चुनाव हुए थे 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे। और हरियाणा से जो कुल मिलाकर 10 सांसद 10 के 10 बीजेपी के बने थे। अम्बाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से आपके कृष्णपाल गुर्जर बने थे। आप साथ के साथ फ्रेंड्स ये नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार की निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत कितने जिले चयनित किए गए? 6,
8, 10 या 12? देखिए हरियाणा सरकार की एक नई योजना आई थी, निःशुल्क कोचिंग योजना। इसके तहत हरियाणा के नंबर 1 रेवाड़ी, नंबर 2 महेंद्रगढ़, नंबर 3 पलवल, नंबर 4 गुरुग्राम, नंबर 5 झज्जर, नंबर 6 फरीदाबाद, नंबर 7 नूंह और नंबर 8 भिवानी। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 8 है। तो हरियाणा सरकार की निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत 8 जो जिले हैं उनको चयनित किया गया। नाम मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। भिवानी, नूंह, फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। इसी बीच फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न भी काफ़ी अहम है। हरियाणा में सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए यमुनानगर, बी पानीपत, सी रोहतक और डी सिरसा। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा के अंदर सबसे कम गांव वाला जो जिला है वो आपका रोहतक है। तो रोहतक इसका सही आंसर है। और रोहतक के अंदर कितने गांव हैं अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 143 गांव हैं रोहतक के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हरियाणा में सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जो गांव हैं वो हमारे किस जिले के अंदर हैं? वो हमारे यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये कितने गांव हैं? ये आपके 636 गांव हैं। तो सबसे ज़्यादा गांव हमारे यमुनानगर 636, सबसे कम रोहतक है 143। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हरियाणा में वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले की आप सभी जानते हैं? गुड़गांव, झज्जर, चरखी दादरी और फरीदाबाद। हरियाणा में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है, वो किस जिले की है? गुड़गांव, झज्जर, चरखी दादरी और फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर। आप इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इसका जो है सही आंसर कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी? फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 2011 की जो जनगणना है वो हमारी पांचवी जनगणना है। और जहाँ तक बात है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है, जो हमारा ये ऊपर वाला प्रश्न था, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी झज्जर। झज्जर इसका सही आंसर रहेगा। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? तो फ्रेंड जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से देखिए, वृद्धि के हिसाब से 11वां, जनसंख्या के हिसाब से 18वां, और क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां स्थान है। और हरियाणा की जो प्रजनन दर है वो 2.3 है। क्या है? 2.3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछ लिया कि हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? तो फ्रेंड जो जनसंख्या हमारी जो जनगणना हुई थी 2011 के अंदर वो भी पांचवी, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी जो हरियाणा का भारत में पांचवा स्थान है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा के सिरसा जिले का है, 303। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है जी हमारा, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है। इसमें एक तो हमारा कुरुक्षेत्र रहेगा, दूसरा हमारा हरियाणा रहेगा और तीसरा हमारा भटियाना। तो 3 इकाइयों में वर्गीकृत कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। कुरुक्षेत्र क्या है? इसमें पूर्व में करनाल जिला और जींद क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। भटियाना क्षेत्र इसमें फतेहाबाद और भाटू तहसीलों के मध्य ये स्थित थी। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हरियाणा में ट्रॉपिकल हरियाणा में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, जिन्हें हमें उष्ण कटीले वन भी कहते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, अंबाला, पंचकूला या फिर यमुनानगर? तो फ्रेंड्स ये जो
उष्णकटिबंधीय वन है, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़, उसके बाद रेवाड़ी में, फिर गुड़गांव में, फिर भिवानी में। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के किस शहर को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? देखिए, हरियाणा के किस शहर को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी नारनौल, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी पानीपत। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ नारनौल। तो हरियाणा के नारनौल जो शहर है उसको खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है? यमुनानगर, रेवाड़ी, सिरसा और कैथल। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो है अनकाई दलदल पाया जाता है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में निर्जीव युग को किस नाम से जाना जाता? आजोइक काल, पेलेजोइक काल, मेसेजोइक काल या फिर कीनोजोइक काल। तो फ्रेंड्स, जो निर्जीव युग है उसको हरियाणा में प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? उसको आजोइक काल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, आजोइक काल इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो मोसोजोइक जो काल था, ऑप्शन नंबर ए, मोसोजोइक काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो 32nd वीडियो थी, जो क्विज की सीरीज चली हुई है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।